आवाज ज्यादा हो रहा है, आवाज नहीं कीजिए। डीएफएस स्टैक डाटा स्ट्रक्चर पे काम करता है, बिल्कुल सही। और बीएफएस, ठीक है। अच्छा, कोई पूछे कि ग्राफ में जो टर्म है डीएफएस बीएफएस वो किससे रिलेटेड है, किस फीचर से रिलेटेड है? हाँ, ट्रैवर्सिंग, ग्राफ ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड है। ओके, ग्राफ ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड है। ग्राफ ट्रैवर्सिंग का ये दो बेसिक एल्गोरिथम है, जिसमें एक का नाम है डीएफएस और दूसरे का नाम है बीएफएस। ओके, ठीक है। अगर कोई ग्राफ अनडायरेक्टेड है और उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो किस मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी? ध्यान से समझिए क्वेश्चन। अगर कोई ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ, कोई ग्राफ अनडायरेक्टेड, ठीक है, और उस ग्राफ का सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो किस मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी? कैसा तुम बच्चा है, तुम कह रहे हैं Sequential। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, तो सीक्वेंशियल का मतलब हो गया कि पहला का एड्रेस 100 है तो 101 होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंशियल। तो एरे का इस्तेमाल होगा, तो वो एरे यूज करेंगे। तो किस मैट्रिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं? पाथ मैट्रिक्स। गलत जवाब। आपके पास सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में दो तरह के मैट्रिसेस बताए गए। एक है एडजेंसी मैट्रिक्स, ठीक है, एडजेसेंसी होता है उसमें, ठीक है, शॉर्ट में एडजेंसी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, वर्ड देख लीजिएगा, एडजेसेंसी ऐसे कुछ लिखा रहता है। तो एडजेंसी मैट्रिक्स, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड पाथ मैट्रिक्स। अगर ग्राफ अनडायरेक्टेड है तो एडजेंसी मैट्रिक्स, ठीक है, और अगर ग्राफ डायरेक्टेड है तो पाथ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ग्राफ अनडायरेक्टेड है एडजेंसी मैट्रिक्स, अगर ग्राफ डायरेक्टेड है पाथ मैट्रिक्स। पिछले क्लास में भी इसको कम से कम 4 बार बोले होंगे, ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कंफ्यूजन होता है। ठीक, अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया जाए, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन कौन सा मैट्रिक्स लगाएंगे? एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक। और अगर डायरेक्टेड ग्राफ दिया है और आपको सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन करना है तो कौन सा मैट्रिक्स लगाएंगे? पाथ मैट्रिक्स, ठीक है। एडजेसेंसी में क्या देखते हैं आप? वर्टेक्स और उसका नेबर। अगर वर्टेक्स से नेबर है तो 1, नहीं है तो 0। और पाथ मैट्रिक्स में आप क्या देखते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में? कि वर्टेक्स है, उसका एडजेसेंट भी है, लेकिन अगर डायरेक्शन है देन पुट 1, अदरवाइज पुट। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा एक प्रॉब्लम पे, एंड दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड भुन भुन नहीं करो जी, भुन भुन पीछे पीछे एकदम फास्टिंग शुरू किया जा रहा हो। क्या नाम है उसका यूट्यूब चैनल? एक है प्रतीक सिंह, एक है प्रतीक सिंह नाग। अच्छा, वो नाग है और ये है प्रतीक। सांप है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
ये टॉपिक है। इसके पहले हम लोग किए थे ये कर लिए थे, बीएफएस हो गया था, भेज भी दिए थे, ठीक है। और इसी में ये टॉपिक से हमको आज आगे बढ़ना है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले एक चीज जान ले, वेटेड ग्राफ किसे कहते हैं? डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, ग्राफ की भाषा में पहले बोलेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ग्राफ की भाषा में बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस। कॉस्ट ग्राफ ऐसे कहते हैं जिसके एज पे कोई वैल्यू दिया रहता है या कोई वैल्यू होता है, ठीक है। उस वैल्यू को हम लोग वेट या कॉस्ट कहते हैं। अगर किसी एज पे कोई वैल्यू जिसे वेट या कॉस्ट कहते हैं अगर रहे, तो वैसे ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? वेटेड ग्राफ। अब कोई पूछे कि ये वेट और कॉस्ट क्या चीज करता है, तो दो वर्टेक्स के बीच के डिस्टेंस को बताता है। ये डिस्टेंस सुविधा अनुसार, ठीक है, प्रैक्टिकल के अनुसार, ठीक है, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जो कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ओके। तो आपके पास जैसे स्पेनिंग ट्री, या इसको मिनिमल और मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री भी कहा जाता है। टॉपिक को ध्यान से समझिए और दिमाग में बैठाइए। सिर्फ क्वेश्चन स्पेनिंग ट्री करके भी पूछ सकता है। क्वेश्चन मिनिमल, MAL, मिनिमल और मिनिमम दोनों एक ही वर्ड है, डिक्शनरी देख लीजिएगा। कम, दोनों का मतलब होता है। तो क्वेश्चन मिनिमल स्पेनिंग ट्री करके पूछ सकता है, ठीक है, या मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री करके भी पूछ सकता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, यानी मिनिमल आए, मिनिमम आए, स्पेनिंग ट्री आए, सब एक ही वर्ड है। दिमाग में बैठ गया? इसलिए मैंने सारी जितनी भी चीजें हो सकती हैं सब मैंने लिख दिया वहां पे, कि स्पेनिंग ट्री और मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री, ठीक है। अब कॉस्ट का मतलब क्या? डिस्टेंस एज पर सोनू ना जी, डिस्टेंस, ठीक है। तो कहता है इसमें वर्ड लग गया है, काम कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्राफ, और अचानक वर्ड लग गया क्या? हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक ग्राफ, अचानक एक वर्ड जुड़ गया जो पिछले चैप्टर का है, दैट इज कॉल्ड ट्री। ग्राफ ना जुड़ना चाहिए, लेकिन क्या है उसमें लिखा हुआ है? ट्री, ठीक है। और ट्री जो होता है वो हमेशा क्या होता है? साइक्लिक होता है कि साइक्लिक होता है? साइक्लिक होता है कि साइक्लिक होता है? चेहरा नहीं देखना है, तो फिर हम गाना गाने लगेंगे, चेहरा क्या देखते। हाँ जी, ए साइक्लिक, एब्सोल्युटली राइट। तो ट्री जो है वो ए साइक्लिक ग्राफ होता है, और हम ले रहे हैं ग्राफ, और कंसेप्ट है ट्री। इसका मतलब कि ग्राफ को कन्वर्ट करना होगा किसमें? ट्री। तो कैसे होगा? अगर किसी साइक्लिक ग्राफ में से किसी एज को हम निकाल दें, ध्यान से समझिए, किसी साइक्लिक ग्राफ में से किसी एज को निकाल दें, तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि एज को जब बाहर कीजिएगा, ठीक है, तो उसकी जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाएगी, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ठीक है। बट यहां पे ये है कि हटाए किसे, रखे किसे? हटाना तो है, एक ग्राफ दिया है, बनाना ट्री है, और जो ग्राफ दिया है उसमें वेट है, वेटेड ग्राफ है, ठीक है। एक को हटाना है, एक एज को बाहर करना है, ठीक है। एक नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ट्री की प्रॉपर्टी होती है, ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि अगर n वर्टिसेस है तो उसमें n-1 एजेस होंगे, ये बताया जा चुका है। अगर कोई ट्री है और उसमें टोटल n एजेस, n वर्टिसेस हैं, तो उसमें n-1 एजेस होंगे।
ठीक है। तो ग्राफ में तो कितने भी एजेस हो सकते हैं, पर उस ग्राफ को हमको ट्री में कन्वर्ट करना है, तो पहले ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं वो हमें देखना होगा। तो अगर मान लेते हैं कि जो आपके सामने दिख रहा है इसमें 3 वर्टिसेस है, तो उस केस में हम कितने एजेस को रख सकते हैं? 2। ठीक है। हो सकता है कि आगे हमको 5 वर्टिसेस का मिले, ठीक है, और उसमें एज 8 हो, उससे मतलब नहीं है। रखना कितना है? 5 है तो कितना रखेंगे? 4। इसका मतलब हमको एलिमिनेट कितना करना होगा उस केस में? 4 को एलिमिनेट करना होगा, टोटल 8 है। ठीक है, 5 वर्टिसेस है, टोटल ग्राफ में 8 एजेज है। ठीक है, हमको ट्री बनाना है, तो रूल के अनुसार अगर 5 वर्टिसेस हैं तो ट्री में एजेस की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4। तो इसका मतलब कि उस ग्राफ में 4 को रखना है, 4 को बाहर करना है। तो किसे रखें, किसे बाहर करें, हाउ वी कैन डिटरमाइन? नहीं समझ में आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ठीक है, किसे रखें और किसे बाहर करें। ठीक है, किसी को बाहर कर देंगे खतर नहीं। तो क्योंकि इसमें वर्ड लगा हुआ है मिनिमम, मिनिमम यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में, या जितने भी एजेस रख रहे हैं उनकी टोटल कॉस्टिंग, जिसमें सबसे कम आएगा वो रखेंगे और जो ज्यादा आएगा उसको बाहर करेंगे। मैं जो बोला वो समझ में आ रही बात? यानी हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री जब बनाएंगे तो स्पैनिंग ट्री तो कई होंगे, ठीक है, लेकिन हम सबको स्पैनिंग ट्री में नहीं शामिल करेंगे। शामिल उन्हीं को करेंगे जिनका सम ऑफ कॉस्ट क्या आ रहा है? कम आ रहा है। ठीक है, जैसे ये सामने जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इसमें पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकता है कि ए बी वाला एज हटा दूं। क्या दिक्कत है ये जो हो रहा है? क्या आके चलते? ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, समझना बहुत आसान है, और बाकी इसका ये समझ गए तो एल्गोरिथम भी समझ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है? पॉसिबिलिटीज एक बन रही है कि आप कहिए ए बी को हटा देंगे सर तब भी ट्री बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, फिर आप कहिए सर एसी को भी हटा देंगे तभी ट्री बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे ए बी एज को हटा दीजिए, ट्री नहीं हो गया। साइक्लिक, साइक्लिक से क्या बन गया? ए साइक्लिक। आप एसी को हटा दीजिए, ट्री नहीं बन गया। ठीक है, आप बीसी को हटा दीजिए, ट्री नहीं बन गया। ठीक है, यानी यहाँ पे हटाने में 3 पॉसिबिलिटीज दिख रहा है तब, जब ये छोटे से ग्राफ लिए है तब। ठीक है, लेकिन इन तीनों पॉसिबिलिटीज में हम क्या देख रहे हैं कि जब हम पहले पॉसिबिलिटीज में से, जिसमें से एसी को हटाए, अगर इसका हम सम जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटीज में बीसी को हटाए, इसका हम सम जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटीज में हम ए बी को हटा दिए, इसमें भी हम सम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? तो सबसे कम कॉस्ट अगर ए से ट्रैवर्स करते हुए सी तक जाना है तो सबसे कम दूरी किस में लगेगी? पहला वाला में। तो पॉसिबिलिटीज 3 है, लेकिन ऑप्ट हम कितना करेंगे? एक, कौन? जो सबसे कम होगा, जिसका कॉस्ट, सम ऑफ कॉस्ट सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बोले क्या कर दिया है? घेर दिया। ठीक है, यानी जब इस ग्राफ को लेके हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाएं तो हमें ये ट्री मिलना चाहिए, ये दोनों नहीं मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? ये तो समझाने के क्रम में हमने लिखा कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन हम चुनेंगे किसको? जिसका कॉस्ट सबसे कम। दिमाग में पॉइंट्स बैठ रहा है? जितनी बातें बोले हैं वही लिखा भी होगा, इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। तो एक ग्राफ है, इस ग्राफ से T1, T2 और T3 ये 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है ट्री की, और इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से, ठीक है, जो T1 का कॉस्ट है वो सबसे कम है। ठीक है, सो द फाइनल रिजल्ट विल बी T1।
ठीक है। तो सर ये तो 3 का था, तो बड़ा आसानी से आप एक एक हटा के समझा दिए। 3 कॉम्बिनेशन बना और 3 कॉम्बिनेशन में से आपने झट से एक को ऑप्ट कर लिया। अगर 5 का हो तो सर तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 6 का हो तो और कॉम्बिनेशन होगा, 7 का हो तो और कॉम्बिनेशन होगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? 8 का होगा तो और कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। तो सर इसी तरह से हम मैनुअल ड्रॉ करके एक एक हटा के मैनुअली कॉस्ट निकाल के हम कहेंगे कि ये फाइनल रिजल्ट होगा ना। कंप्यूटर पढ़ रहे हैं सर, हम ऐसे क्यों करें? पता है कि आपको करना भी नहीं है, आपको तो सिर्फ ये समझना है। करने के लिए हम आपको ऑलरेडी एल्गोरिथम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एल्गोरिथम, जिसका नाम है क्रूस्कल, प्रिम्स, डिस्कास्ट्रा, जिसमें से 2 तो हम लोग को पढ़ना ही है, प्रिम्स और क्रूस्कल। फिर से वही होने लगा। अब क्या होगा? फिर आएगा। ठीक है। हाँ जी। अब इतने पॉइंट्स में पहले डाउट अपना अपना बोलिए, दिमागी डाउट्स निकालिए बाहर। हमको वैल्यू दिया रहेगा, क्योंकि ये जो भी काम होगा वेटेड ग्राफ पे होगा। ठीक है, बाकी किसी ग्राफ पे नहीं होगा। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, जब भी दिया जाएगा, किस तरह के ग्राफ को? वेटेड ग्राफ। ठीक है। और अगर भूल से ऐसा ना हो, ऐसा होगा नहीं, अगर इत्तफाकन ऐसा हो गया कि आ गया क्वेश्चन और लिख रहा है वेटेड ग्राफ या मिनिमम स्पेनिंग ट्री, अगर आप दे दिया है बिना कॉस्ट का, ठीक है, तो कुछ कुछ मान लीजिएगा अपने से। समझ गए? क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कि बिना कॉस्ट वेटेड ग्राफ दिए हुए ये क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा होगा नहीं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में भी कभी कभी मिसप्रिंट हमने देखा है। ठीक है। तो अगर ऐसा आता है तो आप खुद से क्या मान लीजिएगा? कुछ कॉस्ट मान लीजिएगा। सामने वाला तो आपको हेल्प करने के लिए तो रहा नहीं। ठीक है, तो जब तक हेल्प आएगा तब तक तो ये हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी का हेल्प तो तुरंत आता नहीं, अब तो जो आ गया सो आ गया। हाँ, तो जो जो है वो बता दे रहे हैं, वही वही से, तो फिर उसको आप अपने अनुसार डील कर लीजिएगा। ठीक है। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज क्या? भेजिए है तो HDMI भेजिए, टू HDMI पोर्ट एक है कनेक्टर शायद, तो उसके लिए कष्ट उठाना होगा। तुम आजकल संट होते जा रहे हो जी, हैं? तो बड़ा एक्टिव बच्चा रहता था। नंबर पहले से बढ़ रहा है कि घट रहा है कि बराबर है? जब तो पहले से अपेक्षा बढ़ा है, घटा है, बराबर चल रहा है। ठीक है। फोर्थ है, थर्ड में क्या था? जावा कितना था? 50 में 38, 7 5 35, 75%। और 8 6 48, तो ज्यादा जा रहे हो। 50 नंबर आया तो 80% से ऊपर हो गया ना जी। ज्यादा चाहिए था क्या? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और एफर्ट उठा लो। ज्यादा वेरिएशन, 3 4 नंबर का जो वेरिएशन है, ऑब्जेक्टिव का वेरिएशन बहुत है इस बार। ठीक है, मार्क्स में। ठीक है, जो वेरिएशंस है, थ्योरी से ज्यादा वेरिएशंस किससे गया है? ऑब्जेक्टिव से गया है। ठीक है। नो वन ऑफ 20 आउट ऑफ 20।
19 इज द हाईएस्ट। ठीक है, अब किसी का 15 हो गया है, किसी का 16 हो गया, किसी का 17 हो गया, ऐसा ही। ठीक है, थ्योरी बढ़िया है, लेकिन उसको 15 ऑब्जेक्टिव में उठाया कितना है, 15 या 16, तो 4 नंबर का जो गैपिंग है वो वहीं पे आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। ओके, हाँ, अमूमन ऐसा होता नहीं है, अमूमन ऐसा होता नहीं है, पर अगर ऐसा हो जाए तो यू कैन ऑप्ट एनी वन, यू कैन ऑप्ट एनी वन। ठीक है, आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, अमूमन ऐसा होगा नहीं। एल्गोरिथम जो बनाया गया है वो ऐसा बनाया गया है कि अगर इक्वल वेट भी है, ठीक है, तो कहता है कि इक्वल वेट भी होगा ना, तो किसी एक को कम और किसी एक को ज्यादा, किसी भी आधार पे आपको मानना हो। ठीक है, लेकिन हम फिर भी मान के चलते हैं कि रिसर्च, ये रिसर्च पेपर भी है कि अगर इक्वलिटी रखते भी है तो वैसे केस में अगर दो सब ट्री यानी दो ट्री, ठीक है, अगर सेम वेट के आ जा रहे हैं तो आप उस केस में किसी एक ट्री का चुनाव कर सकते हैं, या आपका एल्गोरिथम भी इन्हीं दोनों में से कोई एक ही ट्री देगा। क्लियर? ठीक है, तो इसलिए कंट्राडिक्शन कहीं नहीं होने वाला है, कंट्राडिक्शन कहीं नहीं होने वाला है। अगर वेट सेम भी होगा तो भी रिजल्ट में कोई एक ही आपको मिलेगा जो कम वेट में हो। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है अ स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ इज द ट्री। ऑब्वियसली एक ट्री है, तो जो रिजल्ट मिला ये ग्राफ है, रिजल्ट जो मिल रहा है वो क्या है, ट्री है। तो इसमें डेफिनेशन में लिखा है कि अ स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ इज द ट्री वेयर द सम ऑफ वेट्स ऑफ ऑल एजेस, ठीक है, इन अ ट्री इज मिनिमम। जहां पे जितने भी एजेस है उनका जो सम निकाल रहे हैं वो क्या है, सबसे कम है, मिनिमम। पॉइंट क्लियर? ठीक, नीचे मैथमेटिकली डिफिनेशन है कि लेट जी इज द वेटेड ग्राफ। मान लीजिए कि ये जी है, ये आपका क्या है, जी। लेट जी इज द वेटेड ग्राफ एंड T1 T2 T3 एंड डॉट डॉट लगाए हैं, क्योंकि अगर हम 3 वर्टिसेस लिए तो 3 पॉसिबिलिटीज मिल रही है, ज्यादा होता तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी। T1 T2 T3 कोमा डॉट डॉट आर स्पेनिंग ट्री। हम उससे इतने सारे स्पेनिंग ट्रीज निकाल रहे हैं। ठीक है, देन द सम ऑफ वेट्स ऑफ ऑल एजेस इन T1 मे बी डिफरेंट फ्रॉम T2। कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि T1 का जो सम ऑफ वेट है वो T2 के सम ऑफ वेट से क्या हो जाए, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे कि उसने क्वेश्चन किया, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सारा इक्वल नहीं होगा, डिफरेंट तो होगा ही कुछ कुछ। ओके, तो T1 मे बी डिफरेंट फ्रॉम T2 कोमा T3, यानी T1 हो सकता है कि T2 और T3 से क्या है, डिफरेंट। उसके बाद लिख रहा है कि अ स्पेनिंग ट्री T यानी रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को क्या नाम दे रहा है यहाँ पे, T will be opted whose sum of weight of all ages is minimum। यानी कि आप T1 T2 T3 में से उस ट्री को ऑप्ट करेंगे जो टी बनेगा जिसका सम ऑफ वेट बाकी की तुलना से क्या है, कम। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका T1, ये आपका T2, ये आपका T3 और ऑप्ट किए T1, तो रिजल्ट जो T बना वो कौन बन गया, T1। यानी T जो लिख रहे हैं यहाँ पे T विल बी ऑप्टेड, तो ये जो T1 है यही क्या बन गया, T बन गया, जो रिजल्ट कह रहा है। ठीक है, आप T1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब है कि
दो तीन वर्टिसेज में तो मैनुअली हमने आपको सिखा दिया क्योंकि हमको आपके दिमाग में भरना था, पर ये कॉम्बिनेशन 4 के केस में बढ़ जाएगा, 5 के केस में बढ़ जाएगा, 6 के केस में और बढ़ जाएगा, 7 के केस में। तो अगर बहुत बड़ा ग्राफ है तो मैनुअली निकालना हमारे बस की बात नहीं है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो कहता है कि आपको ये सब काम नहीं करना है, ये सब काम कौन करेगा? एल्गोरिथम। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री फाउंड करने के लिए देयर आर वेरियस एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमल स्पैनिंग ट्री, जिसमें 2 मेन है। ठीक है, जिसमें पहला है क्रूस्कल और दूसरा है प्रिम्स। पहला है क्रूस्कल, दूसरा है प्रिम्स। ठीक है, पहले ये 2 सीख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ा देख लेंगे, अगर नहीं होगा तो डिस्कस्टर नहीं है आप लोग में, लेकिन देख लेंगे, अगर होगा तो भी बता देंगे। ठीक है, कौन सा एल्गोरिथम है? क्रूस्कल, यानी मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए कौन कौन से एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे? क्रूस्कल और प्रिम्स, क्रूस्कल और प्रिम्स, क्रूस्कल और प्रिम्स। क्रूस्कल भी अप्लाई करेंगे, रिजल्ट वही मिलेगा, प्रिम्स भी अप्लाई करेंगे, रिजल्ट वही मिलेगा, लेकिन दोनों के काम टेक्निक जो है वो अलग अलग। है रिकॉर्डिंग कितने लिख रहा है? पॉज। हेलो, आवाज आ रही है जी मेरी? यस सर। यस सर। अरे तो रिकॉर्डिंग तो चल रहा था, ये पॉज में क्यों चला गया? इसको दबाया है? ओके, तो क्रूस्कल जो है वो उसका प्राइमरली फोकस किस पे है? एजेस पे। और इसके ठीक अपोजिट जो प्रिम्स है उसका प्राइमरली फोकस किस पे है? वर्टिसेस। सेकेंडरी में वो एजेस को देखता है। ठीक है, तो पहला दिमाग में बैठ गया। अब समझते हैं पहले क्रूस्कल को। क्रूस्कल जिसमें प्राइमरीली फोकस किस पे करेगा? एजेस पे। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं बात, चलेगा सर होने वाले तक। हाँ, तो मैं क्या, हाँ क्रूस्कल पे आते हैं हम लोग। ठीक है, पहले समझाते हैं और फिर पढ़ेंगे इसको। क्रूस्कल कहता है ना कि जो आपको ग्राफ, वेटेड ग्राफ जो दिया जा रहा है, ठीक है, इसको कहानी की तरह सुन लीजिए, दिमाग में बैठेगा तो लिखने में आपके लिए आसान हो। जो वेटेड ग्राफ आपको दिया गया है ना, उसमें जितने एजेस हैं ना, क्योंकि वेटेड ग्राफ है तो एजेस पे क्या होगा? वेट होगा। ठीक है, उस सारे एजेस को उसके वेट के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में करते हुए एक लिस्ट बना डालिए, जो लिस्ट ऑफ एजेस होंगे। ठीक है, इन सॉर्टेड ऑर्डर ऑन कॉस्ट। मैंने जो बोला वो समझ में आ गया? क्या आया? कि जो आपको ग्राफ दिया जा रहा है, उस ग्राफ में जितने एजेस हैं उनके कॉस्ट के आधार पे असेंडिंग ऑर्डर में एक लिस्ट ऑफ एजेस तैयार कीजिए। कौन कह रहा है? क्रूस्कल। लिस्ट बन गया। ठीक है, अब जो ग्राफ दिया जा रहा है उसमें एक इम्प्टी फॉरेस्ट ट्री एज्यूम कीजिए। सर व्हाट इज इम्प्टी फॉरेस्ट ट्री? ठीक है, तो हम इम्प्टी फॉरेस्ट ट्री उसको मान के चलते हैं जिसमें नोड तो दिख रहा है और सारे एजेस नहीं दिख रहे, शायद एक भी नहीं, शायद कुछ है कुछ नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा।
इम्पटी फॉरेस्ट ट्री। इम्पटी वर्ड का मतलब होता है खाली, ठीक है। तो अगर हम पहली बार में बोल रहे हैं इम्पटी फॉरेस्ट ट्री, इसका मतलब है कि जो ट्री दिख रहा है उसमें नोड तो है पर उसके एक भी एजेज नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्पटी फॉरेस्ट ट्री। ठीक है, ठीक है। तो पहला काम क्रूस्कल क्या कहा कि एजेस का एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, बन गया, बनाकर रख लिए। दूसरा क्या कहा कि जो ग्राफ दिया जा रहा है, ठीक है, उस ग्राफ का एक इम्पटी फॉरेस्ट ट्री क्रिएट कीजिए। वो क्या होता है इम्पटी फॉरेस्ट ट्री? जिसमें एज नहीं होता है। और तीसरा क्या कह रहा है कि उस लिस्ट ऑफ एजेस में से, चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में है, एक एक एज को शुरू से आखिरी तक में एक एक एज को निकालिए और इस इम्पटी फॉरेस्ट ट्री में लगाते चले जाइए। एक एक निकालिए, इम्पटी फॉरेस्ट ट्री में शामिल करते जाइए। ध्यान रखिए कि कोई ऐसा एज जो निकाल के इम्पटी फॉरेस्ट ट्री में लगा रहे हैं, अगर वो साइकिल क्रिएट कर रहा है तो उसको इग्नोर करते जाइए। क्या करते जाइए? इग्नोर, छोड़ते जाइए। ठीक है, ऐसा कीजिएगा। अगर आपके ग्राफ में n वर्टिसेस हैं तो टोटल n-1 ही वर्टिसेस आप ऑप्ट करेंगे और आपका फाइनली जो रिजल्ट होगा वो स्पैनिंग ट्री होगा। मैंने जो बताया वो समझ में आ गया? अब वही बातें इसमें लिखी हुई हैं, उसको पूरा पढ़ देते हैं। ठीक है, क्रूस्कल एल्गोरिथम इज वन ऑफ द important algorithm for finding minimal spanning tree from the given weighted graph. Okay, if a graph having n vertices, then a spanning tree will consist n-1 edges. ये तो ट्री का रूल है। क्रूस्कल allows us to make a empty forest tree of the given graph. ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि empty forest tree is the tree in which vertices are present but edges are absent. ठीक है, क्रूस्कल also allows us to make a list of edges of the given graph in ascending order according to weight. लिखा हुआ है सब। उसके बाद लिख रहा है क्रूस्कल allows to pick an edge from the list and put it in empty forest tree. It should be ensured that no one has taken that form a cycle in empty forest. Cycle